नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आवर्त सारणी विकास क्रम के अंतर्गत एक और टॉपिक, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आवर्त सारणी कैसे बनाई जाए। आज हम लोग नए टॉपिक, पिछले वीडियो में हमने बात किया है डोबेनियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, इसी तरह से मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण, प्रारूपिक तत्व, सेतु तत्व, विकर्ण संबंध, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आकर के इसको देखें, जिससे बढ़िया से इस वीडियो को समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी या इसी को कहा जाता है आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, या इसी को कहा जाता है प्रवर्धित आवर्त सारणी। इसके साथ साथ इस आवर्त सारणी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसको किसने प्रस्तुत किया, कब किया? तो इस आवर्त सारणी को बनाया गया जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज हो गई। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बढ़िया से खोज हो गई, तब इस आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया गया। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खोज हुआ, उसके बाद जो है रॉग, बर्नर बरी और उनके सहयोगियों ने सन 1952 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मान करके आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप प्रस्तुत किया। रॉग, बर्नर, बरी और उनके सहयोगियों ने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खोज हो गई, तो उसे आधार मान करके एक नई आवर्त सारणी बनाई सन 1952 में, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। इस आवर्त सारणी को बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया गया था, इसलिए इसे बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था सबसे पहले। तो बोर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर था, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी कहते हैं। कहीं कहीं पे आप लोगों को यह भी मिलेगा कि इसे वर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि वर्नर इस जो आवर्त सारणी बना रहे थे, तो उनमें ये अध्यक्ष टीम था, तो उसमें वर्नर मुख्य थे, वैज्ञानिक थे, इसलिए इसे वर्नर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं। इस आवर्त सारणी का मूल लक्षण तो वही है कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीय फलन, ये तो बाद में बात है। तो इससे मूल लक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं। आवर्तीय गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हम लोग बात कर रहे थे, वो तो मोजले की आवर्त सारणी में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहेंगे तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है। लेकिन जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है, इस आवर्त सारणी की लिए हम बात करें तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसको हम लोग बात कर रहे हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। तो इसके आधार पर आवर्त नियम क्या हुआ कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्तीय फलन होते। तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आवर्तीय फलन होते, अर्थात क्रम से एक एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाए, बारी बारी से क्रम से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति। इस आधार पर जो दीर्घाकार आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, इस दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाई गई। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं कि इसको 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया। 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया, जिसे आवर्त कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया, जिसे आवर्त कहते हैं। फिर इसके बाद इस आवर्त सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया। इस आवर्त सारणी को 18 ऊर्ध्वाधर कालमों में बांटा गया, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। इसके बाद इस आवर्त सारणी की एक और विशेषता है कि इस आवर्त सारणी में यह जो है, इसको फिर से इन वर्गों को पुनः 4 खंडों या 4 ब्लॉकों में बांटा गया।
जिन्हें हम क्रमशः एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहते हैं। इस तरह से 4 ब्लॉकों या 4 खंडों में डिवाइड किया गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो इस में क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इस आवर्त सारणी को पूरा व्यवस्थित किया गया। इस आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें धातु, अधातु, मुद्रा धातु, अक्रिय गैस तत्व, संक्रमण तत्व, इन सब के लिए अलग अलग वर्ग बनाए गए या अलग अलग समूहों में रखे गए। तो हम लोग बात करें तो जैसे कोई तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी जो तत्व इसमें बताया गया कि जिन तत्वों का हमको भरना है, ये जो खंड बनाए गए या ब्लॉक बनाए गए, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है, इसके आधार पे चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हम लोग बात करें कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उसको उस ब्लॉक में रखा गया, उसको उस ब्लॉक में रखा गया। जैसे हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1, 1s1, यही होगा। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो आप देखेंगे तो 1s1 में 1 जो है वो पहले जो यस के पहले जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आवर्त को। ये जो रिप्रेजेंट करेगा आवर्त को, यस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लॉक को। इसके बाद यस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है 1, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि यस ब्लॉक का कौन सा वर्ग होगा। इस तरह से 1s1 यानी यस ब्लॉक का पहला आवर्त का, यानी पहले आवर्त का यस ब्लॉक का पहला वर्ग संख्या हाइड्रोजन को रखे जैसा कि इसमें है। हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 होता है। हीलियम का करते हैं तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है। तो 1s2 होता है तो इसको नियम से क्या रहना चाहिए, पहले आवर्त का यस ब्लॉक का पहले आवर्त का दूसरा वर्ग। लेकिन इन्होंने आवर्त सारणी बनाते समय यह बात निर्धारित की कि अक्रिय गैस तत्व एक साथ रखे जाए। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस तत्व या इनर्ट गैस इसी को कहते हैं या नोबल गैस कहते हैं। इसको इन्होंने कहा कि आवर्त सारणी में सबसे दाईं ओर रखेंगे, वो क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करते। इसीलिए हीलियम एक को छोड़ करके बाकी सही नियम से लागू है। तो हीलियम को क्या किया गया, अक्रिय गैस तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रखते थे, इसलिए हीलियम को कहाँ रख दिए, अक्रिय गैस तत्वों के साथ 0 वर्ग में रख दिए। इसके साथ साथ इन्होंने लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो होता है 1s2, 2s1। 2s1 को ध्यान से देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 है। इसका मतलब दूसरे आवर्त दूसरे कोष में, तो दूसरा जो कोष है दूसरे आवर्त को रिप्रेजेंट करेगा। यानी लिथियम कहाँ पे रखा जाएगा, आवर्त संख्या 2, ब्लॉक यस, और यस का कौन सा वर्ग, पहला वर्ग, यस का पहला वर्ग इसमें रखा जाएगा। इस तरह से हम क्या करें, लिथियम को यहाँ पे हम लोग चर्चा करें तो लिथियम कहाँ पर रखा गया, दूसरे आवर्त के, यस ब्लॉक के दूसरे आवर्त के पहले वर्ग में। इसी तरह से हम बेरिलियम की बात करें तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2। इसका मतलब 2s2 का मतलब हुआ यस ब्लॉक का दूसरा आवर्त का दूसरा वर्ग। तो लिथियम के बाद बेरिलियम देख लीजिए। इसके साथ साथ तीसरा अगर अगला तत्व बात करें बोरान का, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको करना हो तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p1। यानी कि क्या करना है, 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में। जाहिर सी बात है कि बोरान क्या होगा, p ब्लॉक का तत्व होगा, क्योंकि हमने कहा था जिस उपकोष में प्रवेश करेगा उस ब्लॉक का होगा। फिर इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं तो p ब्लॉक में क्या किया जाए, दूसरा आवर्त। देखिए p ब्लॉक में इसीलिए पहला आवर्त नहीं है क्योंकि p जो पहला कोष होता है उसमें p उपकोष नहीं होता। इस तरह से p ब्लॉक का दूसरे आवर्त का पहला वर्ग। बोरान देखिए p ब्लॉक में पहले वर्ग में है, अर्थात टोटल की हम बात करें p में जाएगा तो क्या हुआ, यस का पहले है, फिर डी का है,
फिर पी का है, तो हम क्या करेंगे 10 डी का जोड़ देंगे, 2 यस का जोड़ देंगे, टोटल 10 2 12 हुआ। इसके बाद जो पी का जिस नंबर में आएगा उसको जोड़ करके उसको बताएंगे, यानी 12 1 13, बोरान 13वें वर्ग में होगा। लेकिन ऐसे बात करेंगे तो पूरे आवर्त की, लेकिन टोटली उसकी हम बात करें केवल पी से ले तो पी के पहले में होगा। टोटल की बात करेंगे तो पी में क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 डी का 2 यस का। डी में बात करेंगे तो जो भी डी होगा उसमें 2 यस का जोड़ करके बताएंगे, लेकिन यस के केस में ऐसा नहीं है। फिर इसी तरह से बोरान के बाद कार्बन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, यानी कि पी ब्लॉक का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे आवर्त में पी ब्लॉक में दूसरा हुआ, पी का दूसरा यानी बोरान के बगल में दूसरा होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। 2p3 से तात्पर्य यह है कि दूसरे आवर्त का पी ब्लॉक का तीसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे आवर्त का पी ब्लॉक का तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पे जो है पी ब्लॉक का तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा वर्ग होगा, अर्थात तीसरा वर्ग पी में तीसरा वर्ग, या टोटल जोड़ना हो तो 3 पी का 10 डी का और 2 यस का, टोटल 15वें वर्ग में क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो लास्ट में 2p4 हो जाएगा, यानी पी का चौथा। फ्लोरीन की बात करें 2p5 दूसरा आवर्त, पी का पांचवा। नियॉन की बात करें 2p6 पी का छठवां आवर्त। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके साथ साथ किसी का भी ऐसे करना हो, जैसे स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो देखिए 3d से पहले 4s बच जा रहा है, इसलिए इसको डी ब्लॉक के जो तत्वों को रखा गया है वो क्या हुआ, यानी 4s की ऊर्जा 3d से कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में किए जाते हैं। अब जब बढ़ते हुए क्रम में किए जाते हैं तो 4s की ऊर्जा कम है, तो 4s को सबसे पहले भरे, इसलिए 3d को तीसरे आवर्त में न रख करके 4s के साथ जो है चौथे आवर्त में रखे जाते हैं। इसी तरह से बात करें तो 4s भरेगा, 4s के बाद 3d भरेगी, इसलिए डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को जब भरना हो तो उसका आवर्त संख्या जिस कोष में प्रवेश करेगा डी के केस में के लिए याद रखें, डी का जिस कोष में प्रवेश करेगा उसी आवर्त में उसको नहीं रखेंगे। डी के केस में उसकी आवर्त संख्या बताते समय +1 करके बात करेंगे, यानी 3d में प्रवेश करेगा तो कहेंगे चौथे आवर्त में, 4d में प्रवेश करेगा उसको कहेंगे 5वें आवर्त में प्रवेश करेगा, क्योंकि 5s से बाद भरे जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, 6d में प्रवेश करेगा तो उसको कहेंगे कि 7वें आवर्त में प्रवेश करेगा। ऐसे ही इसको बनाया जाता है। जैसे हमने कहा कि स्कैंडियम का क्या हुआ, 3d1 हुआ, 3d1 हुआ, इसका मतलब कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं यानी 3d, यानी 3d कोष संख्या तीसरा आ रहा है, तो उसमें हमने कहा कि एक ऐड करके बचे, तो ये चौथे आवर्त का डी ब्लॉक का पहला वर्ग होगा, चौथे आवर्त का डी ब्लॉक का पहला। इसी तरह से स्कैंडियम के बाद हम लोग बात करें टाइटेनियम का तो 3d2 हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा तो उसमें हम क्या करें, 3d यानी तीसरा कोष है, तीसरा कोष आवर्त इसका बताना है, तो डी के केस में हमने बताया कि +1 करेंगे, तो चौथे आवर्त में डी आवर्त का दूसरा वर्ग। इसी तरह से हम लोग चर्चा बात करेंगे तो ये डी का हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करें कि आगे की जो बात करते हैं ऐसे क्रम में भरते हम चले जाएंगे, लेकिन यफ यहाँ छठे और सातवें आवर्त में देखिए, छठे और सातवें में जो लैंथेनम के आगे के जो तत्व होते हैं और एक्टिनियम के आगे के 14 तत्व, इन तत्वों को लैंथेनम के आगे के जो तत्व होते हैं अगर उसी क्रम में रखते हैं तो हमारी आवर्त सारणी का क्रम अव्यवस्थित हो जा रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पूरी आवर्त सारणी में कमियां कम से कम रहे, इसलिए इस यफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखिए। लैंथेनम के आगे के 14 जो तत्व थे जिन्हें इन्होंने लैंथेनॉइड कहा, उसी आवर्त सारणी में यफ ब्लॉक के तत्व को बाहर रखा।
दूसरा एक्टीनियम 7वें आवर्त में, एक्टीनियम के आगे के जो 14 तत्व थे एक्टीनियम से गुण में समानता रख रहे थे, इसलिए उसको एक्टिनाइड कहा, और उन्हें भी आवर्त सारणी से नीचे रखते, यानी यह ब्लॉक के तत्वों को टोटली इन्होंने बाहर रख दिया। अगर हम यह ब्लॉक के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यह ब्लॉक के तत्वों का भी इसी तरह से हम करेंगे, लेकिन बस आवर्त संख्या बताते समय इसके केस में +2 करके बोलेंगे। जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करेगा तो चौथा कोष होगा, चौथे कोष के अनुसार उसको चौथे आवर्त में होना चाहिए, लेकिन उसको क्या किया गया, क्योंकि 4f से पहले 6s बढ़ जाता है, इसलिए उसे छठे आवर्त में रखेंगे और 4f का आवर्त संख्या हम छठा बताएंगे। 4f का आवर्त संख्या हम क्या बताएंगे, छठा बताएंगे। इसी तरह से एक्टिनाइड के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करेगा तो इसके 5वें कोष में प्रवेश करेगा, लेकिन हमको आवर्त संख्या बताना होगा तो उसमें 5f से पहले 7s भर जाता है, इसलिए उसको अंतिम इसमें किस आवर्त में रखे जाएंगे, 7वें में, इसलिए उसका आवर्त संख्या हमको बताना गया है तो क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 5 + 2 यानी कि 7वें आवर्त में। इस तरह से हमारी आवर्त सारणी बनाएंगे। इस आवर्त सारणी की कुछ हम लोग विशेषताओं की बात करें, इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में आप लोग देखें कि जो S ब्लॉक के तत्व हैं, फिर P ब्लॉक के तत्व हैं, D ब्लॉक के, तो क्रम हमारा आता है कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो ऐसे ही आवर्त सारणी में खंडों को या ब्लॉकों को न रख करके D ब्लॉक के तत्वों को बीच में रखा गया। तो D ब्लॉक के तत्वों को बीच में क्यों रखा गया, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो D ब्लॉक के तत्वों को बीच में रखा जाने का कारण समझिए, क्योंकि जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं S और P ब्लॉक के तत्वों के साथ ये क्या कर रहे थे, गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे थे। जो D ब्लॉक के तत्व थे S और P ब्लॉक के तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित कर रहे थे, इस कारण से इन्हें S और P ब्लॉक के तत्व के मध्य रखा गया और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो इसके विषय में चर्चा करते हैं संक्रमण के बारे में, फिर पहले S ब्लॉक की बात करते हैं। S ब्लॉक के तत्व हमने कहा जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें S ब्लॉक के तत्व। इसी तरह से जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में प्रवेश करेगा उसे P ब्लॉक के तत्व। इसी तरह से D का करें, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करेगा उसे D ब्लॉक। इसी तरह से F के केस में बात करें तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करे उसे F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी की हम लोग बात करें तो इनकी विशेषता क्या, विशेषता यह है कि किसी आवर्त में ऊपर से नीचे की जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर और किसी आवर्त में बाएं से दाएं, तो उसमें के गुणों में क्या परिवर्तन है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो देखिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि परमाणु क्रमांक क्रमशः बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। जैसे आप चौथे आवर्त में देख लीजिए या तीसरे में ही देख लीजिए, तीसरे में क्या है, सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, इसके बाद जो है एल्यूमिनियम 13 है, सिलिकॉन 14 है, फास्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, ऐसे चला गया। या चौथे में देखिए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, ये क्रम बढ़ता है, लेकिन कोष संख्या स्थिर होता है, कोष बदल नहीं रहा। तो क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या स्थिर होती है। जब कोष संख्या स्थिर होगा तो उसके क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा परमाणु क्रमांक ही उसका प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो क्या होगा, नाभिक में पॉजिटिव आयन होते हैं तो उस पॉजिटिव आयन की जो है संख्या बढ़ेगी। जब संख्या बढ़ेगी तो उसका आकर्षण बल भी बढ़ेगा। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो उस कोष को केंद्र की ओर, सेंटर की तरफ खिंचाव अधिक होगा और इस खिंचाव को ही प्रभावी नाभिकीय आवेश बल कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय बल, और उसमें जो कण बढ़ते हैं उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश की संख्या उसमें बढ़ेगा नाभिक में, यानी धनावेशों की संख्या बढ़ेगा या प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगा,
तो क्या होगा, उस बाह्य कोष पर बल भी उतना ज़्यादा कार्य करेगा, यानी आंतरिक तरफ खिंचाव बढ़ेगा। तो जब खिंचाव बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बल का होगा, प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कोषों की संख्या क्रमशः घटती चली जाए। अर्थात पहला हम लोग बात करें गुण में, तो किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। जाहिर सी बात है, जब त्रिज्या घटेगी तो परमाणु आकार भी घटेगा। ठीक, जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अगला गुण की हम बात करें तो उसका क्या होगा, नाभिक के केंद्र के पास आएगा, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण भी क्या होगा, घटेगा, बल्कि ग्रहण करने का गुण बढ़ेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण क्या होगा, घटेगा। वहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण क्या होता है, बढ़ता है। आप देखे होंगे इधर क्या होते हैं, लेफ्ट साइड जो होते हैं, बाएं साइड में जो होते हैं, जो चार धातु हैं, जबकि आवर्त सारणी में दाएं साइड देखेंगे अधातु हैं, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं बाएं साइड, जबकि दाएं साइड के तत्व क्या होते हैं, ग्रहण करने का गुण। बाएं साइड के धन विद्युतीय होते हैं, दाएं साइड के ऋण विद्युतीय होते हैं। अर्थात क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण घट रहा है, ग्रहण करने का गुण बढ़ रहा है। तो जब त्यागने का गुण घट रहा है तो इसका मतलब धात्विक गुण क्रमशः घटेगा। जब धात्विक गुण घटेगा तो इसका अपोजिट क्या होगा, अधात्विक गुण क्रमशः बढ़ेगा। अधात्विक गुण क्रमशः बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटेगा, क्योंकि धात्विक गुण घट रहा है अर्थात धन विद्युतीय लक्षण घटेगा। जब धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः घटेगा तो क्या होगा, ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, क्योंकि ऋण विद्युतीय आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें और गुण क्या होंगे, और गुण में हम बात करें तो इसका क्या होगा, किसी तत्व के बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमको ऊर्जा देना होता है। तो आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, किसी तत्व के बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है उसी को आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, उसको कम ही, क्योंकि वो खुद ही त्यागने का गुण रखेगा और उसे हम कम ही ऊर्जा देंगे तो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन अधातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अतः उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे हमको क्या करना होगा, अधिक ऊर्जा देना होगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखता है, जबकि वही लिथियम है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखता है। अर्थात हम कहेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः क्या होता है, बढ़ता रहता है। जब आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः बढ़ेगा तो इसके साथ साथ हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बंधुता क्या होता है, किसी परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश, किसी परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर के जो गुण होता है, किसी परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का जो गुण होता है, प्रकृति होता है, कितना आसानी से उसके बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए। तो जितना आसानी से प्रवेश करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी प्रबल होगी, और जितना वीक से कमी से प्रवेश करेगा, जितना कठिनाई से प्रवेश करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी कम। तो जाहिर सी बात है कि जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं, तो वो क्या करेंगे, यानी कि वो जब त्यागने का गुण रख रहे हैं तो वो आसानी से तो ग्रहण करेंगे नहीं, जबकि वही जो है अधातु क्या करते हैं, ग्रहण करने का गुण रखते हैं, अर्थात वो त्यागने का गुण नहीं रखते, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात हम बोलेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता गुण क्रमशः बढ़ता चला जाता है। इसी क्रम में हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी की। तो बंधन ऊर्जा क्या होता है, किसी परमाणु के बाह्य कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है या मुक्त होती है, किसी परमाणु के बाह्य कोष में, यानी कोष सेल है, उसके सेल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर उससे जो बाहर ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी, बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। तो क्या होगा कि ऊर्जा कब ज्यादा से ज्यादा निकलेगी, जब कोई परमाणु क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उसको ज्यादा ऊर्जा त्यागने की तो जरूरत नहीं होगी, यानी जो ऊर्जा है
आसानी से कम ही ऊर्जा निकालेगा, ले लेगा। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होंगे कि जो त्यागने का गुण रखते हैं और उसको जबरदस्ती हमको देना है बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका अधिक से अधिक ऊर्जा निकालना होगा। तो अधिक से अधिक ऊर्जा निकालना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकाले, तब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अर्थात धातु क्या होंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे और धातु कम उत्सर्जित करेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो क्या होगा जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति है जो खुद ही लेने की कैपेसिटी रखता है, वो देने की क्षमता नहीं रखता, तो उसको थोड़ा बहुत भी आपदा आई, कोई प्राकृतिक आपदा आई, तो वो दूसरे से संपर्क साधने की कोशिश करेगा, दूसरे से कुछ लेने की। पिछले भी कोरोना की बात करें तो सामान्य व्यक्ति क्या होते थे, तुरंत किसी से ऐसी आपदा हुई कि दूसरे एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने लगी और एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेने लगे। जबकि वही बड़े व्यक्ति जो रहेंगे, बड़े पैसे वाले जो होंगे, उनसे क्या होगा, थोड़ा बहुत हानि से उनको कोई विशेष हानि नहीं होगा, जिससे वो छोटे लोगों पर या दूसरे लोगों पर निर्भरता कम कर। अर्थात उनको जो है किसी से लेना हो, कर्ज लेना हो या जो भी ना हो, उसका ऊर्जा बहुत अधिक, ऊर्जा मतलब उनका पैसा बहुत ज़्यादा कहीं जो है लॉस हो, तभी वो दूसरे से ले सकते हैं। 2, 4, 10, 20 हज़ार से वो नहीं हो सकता। अर्थात वो खुद दूसरे को देने की क्षमता रख रहे हैं, तो इतना जल्दी वो नहीं हो सकते, या वो तभी लेंगे उनकी जब बहुत ज़्यादा कहीं ऊर्जा लॉस होती है या बाहर मुक्त होती है। इसी तरह से धातुओं की ऊर्जा क्या होगी, बहुत अधिक निकालनी होगी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर, और अधातुओं की बहुत कम। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के विपरीत जो है इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा होती है। यानी किसी परमाणु के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा का मान क्रमशः घटता जाता है। तो ये हमने आवर्त के बारे में पढ़ा कि आवर्त में वर्ग में ऊपर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो। इसी का जस्ट अपोजिट जो है हम लोग बात करेंगे कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा। हर वर्गों पर सेम एज लागू होगा। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, तो वर्ग के गुण की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं वर्ग के गुण की। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, सबसे पहले कि इसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जैसे फर्स्ट वर्ग में आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, ऐसे जो है क्रमशः है परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनमें कोषों की संख्या भी क्या हो रही, बढ़ रही। जैसे हाइड्रोजन में केवल 1 कोष, लिथियम में 2 कोष, सोडियम में 3 कोष, पोटेशियम में 4 कोष, रुबिडियम में 5 कोष। ऐसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके कोषों की संख्या भी क्रमशः बढ़ रही है। जब कोषों की संख्या क्रमशः बढ़ रही है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कोषों की संख्या बढ़ रही है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी बाह्य कोष की नाभिक से दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो नाभिक की आवेश जो होगा यानी नाभिकीय बल होगा, उसके बाह्य कोष पर नियंत्रण क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो जब नियंत्रण कम होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते समय, छोटा क्लास है तो सभी बच्चे नियंत्रित में होंगे, थोड़ा सा शोर के डाल देते हैं। लेकिन जब क्लास बहुत लंबे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो दूर तक जब बैठे हैं तो आगे की तो शांत रहेंगे, पीछे के कुछ न कुछ शोर करते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब उन पे हमारा नियंत्रण कम होता है। अगर उसी में 2 दरवाजे हैं तो जब सामने वाले जिस यहाँ पे टीचर होता है उस दरवाजे से अगर कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर देखेंगे पूछ करके आएगा जाएगा। लेकिन पीछे वाले में क्या होंगे, जनरली क्या होगा, टीचर पढ़ा रहे हैं, शांति से आएगा, चुपके से वहाँ बैठ जाएगा, या जब होगा तो निकल जाएगा। यानी वहाँ पे हमारा नियंत्रण यानी टीचर का नियंत्रण क्या होगा, कम होगा। यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ उस पर नियंत्रण कम होता जाता है। कहीं सभा में भी देख सकते हैं आप कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है नियंत्रण घटता चला जाता है। वहाँ पीछे व्यक्ति बात करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति स्टेज के पास, सभा के पास में रहेगा, वहाँ पर देखेंगे वो नियंत्रण ज़्यादा होगा, शोर और कुछ नहीं करेंगे, बहुत शांति से रहेंगे। इसी तरह से क्लास में भी होता है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण उसके बाह्य कोष पर नाभिक का नियंत्रण भी घटता चला जाता है।
कोषों की संख्या बढ़ रही है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, लेकिन कोष बढ़ने के कारण उसका नियंत्रण घटता चला जा रहा है। जब कोष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि नाभिक से बाह्य कोष की दूरी बढ़ रही है तो घटेगी। इसके साथ साथ अगला जो है कि इसमें त्रिज्या जब बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा। परमाणु आकार जब बढ़ा तो नियंत्रण घटा, तो नियंत्रण जब घटा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण क्या होगा, क्रमशः बढ़ता जाता है और ग्रहण करने का गुण घटता जाता है। जैसे आप नाइट्रोजन वाले में देख सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या होते हैं, अधातु होते हैं। आर्सेनिक और क्या होते हैं, एंटीमनी, यशवी। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु होते हैं। वहीं जो बिस्मथ की बात करें तो वो धातु होता है। अर्थात क्या हो रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण बढ़ता है और ग्रहण करने का गुण घटता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कौन रखता है, धातु, और ग्रहण करने का अधातु। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, इसी क्रम में हम बोल सकते हैं कि धात्विक गुण क्रमशः बढ़ता है और अधात्विक गुण क्या होगा, अधात्विक गुण क्रमशः घटता है। आप देखिए नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु, बिस्मथ धातु। अर्थात ऊपर से नीचे जा रहा है तो अधात्विक गुण क्या हो रहा है, घट रहा है और धात्विक गुण क्रमशः बढ़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके धन विद्युतीय लक्षण की बात करें तो धन विद्युतीय लक्षण भी क्या होगा, क्रमशः बढ़ेगा। धात्विक गुण बढ़ रहा है तो धन विद्युतीय बढ़ेगा, ऋण विद्युतीय क्या होगा, घटेगा। इसके साथ साथ इसकी हम लोग आयनन ऊर्जा की बात करें, आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा अभी हमने चर्चा किया, किसी परमाणु के बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो धातुओं में क्या होते हैं, आसानी से त्याग देते हैं, इसलिए उसे कम ऊर्जा देना होगा। जबकि अधातु क्या होंगी, जल्दी नहीं त्यागते, ग्रहण करने का गुण रखते हैं, तो उसको अधिक ऊर्जा देना होगा। अर्थात यहाँ पे हम बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः घटता जाएगा, क्योंकि उसकी साइज बढ़ेगी तो नियंत्रण घटेगा। जब नियंत्रण घटेगा तो थोड़ा सा भी उसको ऊर्जा दे दिया जाए तो वो ऊर्जा बाहर निकल जाए। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता गुण का। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो गुण होता है, किसी परमाणु के बाह्य कोष में हमने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने का जो प्रवेश करने का जो गुण होता है या ग्रहण करने का जो गुण होता है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो अधातु आसानी से ग्रहण करते हैं, जबकि धातु आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है। तो धात्विक गुण यानी धात्विक प्रकृति बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होगा, गुण क्या होगा, घटेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता गुण यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्रॉपर्टी जो है वो घटता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा की हम बात करें तो धातुओं में जब प्रवेश कराना हो एक ऊर्जा तो धातुओं को बहुत अधिक ऊर्जा निकालना होता है। पीछे हमने आवर्त वाले में बताया था। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा का मान क्रमशः बढ़ता है। बाकी जो है इस तरह से हमने पढ़ा जो है इस आवर्त सारणी के सामान्य गुण के बारे में, इस आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। इस आवर्त सारणी की कुछ और विशेषताएं, विशेषता यह है कि इसमें धातु को अलग रखा गया। इस धातुओं को अलग है, अलग अलग क्षार धातुओं को अलग वर्ग में रखा गया है, क्षारीय मृदा धातुओं को अलग रखा गया है। इसके साथ साथ मुद्रा धातुओं को अलग रखा गया, संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण धातु सबको अलग अलग रखा, अधातुओं को अलग वर्ग में रखा गया है, अक्रिय गैस तत्वों को अलग वर्गों में रखा गया। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। और इसकी ये विशेषता है कि किसी वर्ग के एक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी होने पर उस तत्व के पूरे वर्गों की सामान्य जानकारी हो जाती है। साथ ही साथ किसी वर्ग के एक तत्व की संयोजकता ज्ञात होने पर उस वर्ग के सभी तत्वों की सामान्य संयोजकता ज्ञात हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसकी कुछ कमियां वर्तमान में अभी भी इस आवर्त सारणी में कुछ कमियां हैं जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में हम लोग बात करें तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी की कमी की बात करें तो पहला कमी ये है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित न हो कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में रखा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर,
लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन को वर्ग संख्या 17 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, हैलोजन से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अब देखिए, जो वैज्ञानिक मानते हैं कि हाइड्रोजन की बात करें, उसको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर तो इसके यानी हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित नहीं हुआ। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसलिए इसे हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस पर हम अलग से करें। इसके साथ यानी हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित नहीं होना, यह है। दूसरा कि यह ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा जाना। ये जो दो कमियां हैं वर्तमान में अभी भी चल रही, तो अभी तक इसके विषय में कोई जोर विशेष नहीं हुआ है, कोई सुधारात्मक जो है सारणी नहीं बनाई गई है। इस कारण से वर्तमान में ये दो कमियां हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं बनाई गई। तब तक ये चल रहा है कि हाइड्रोजन का सही स्थान निर्धारित नहीं हुआ और यह ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर रखा है। थैंक यू।